भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आप जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? आजकल तो बिना दहेज की शादी ही नहीं होती। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी ये दहेज प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं। हम इसके साथ खिलाफ हैं। आप बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी लड़की पसंद आ गई है तो कृपा करके कुछ लेन देन की बात हो तो वो भी हमारे सामने रख दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरी लड़की के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। भाई साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को जो दे सकते हैं, बस उतना दे दीजिएगा, वो भी अपनी बेटी के सुख के लिए। वो क्या है ना, हमारे घर में कूलर नहीं है। आप तो जानते हैं आजकल कितनी गर्मी पड़ती है, तो आपकी बेटी के लिए कूलर दे दीजिएगा। और हमारे घर से आपका घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो आपकी बेटी को आपके घर आने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आप एक स्कूटर दे दीजिएगा। और घर में हो का पूरा सामान पुराना हो गया है। आपकी बेटी अगर आएगी तो पुराना सामान देखकर उसको बुरा लगेगा, तो थोड़ा कुछ करके थोड़ा नया सामान भिजवा दीजिएगा। और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। बस हम आपकी लड़की की सुख सुविधाओं का सामान ही आपसे मांग रहे हैं। लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। ठीक है भाई साहब, मैं आपको 1-2 दिन में संदेशा भिजवा दूंगा। ठीक है, आप विचार विमर्श करके हमें बता दीजिए, पर जरा जल्दी बताइएगा। हमारे लड़के के लिए बहुत से रिश्ते आकर खड़े हैं, लेकिन हमें अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी, इसलिए हम आपके यहाँ आए थे। वरना हमारे बेटे के लिए लाख रुपए दहेज देने के लिए भी तैयार हैं। पिताजी, इन लोगों ने तो दहेज नहीं लेंगे बोलकर दहेज मांग भी लिया। ये लोग तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और बेटी के सुख के नाम पर इन्होंने तो बहुत सारा दहेज मांग लिया। पर बेटा, अगर हम ऐसे ही दहेज के बारे में सोचते रहें और मना करते रहे तो हमारी बेटी की शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। तुम तो जानते हो इसके लिए कितने रिश्ते आकर गए, लेकिन सारे रिश्ते दहेज की वजह से ना हो पाए। और इतना अच्छा लड़का जो शहर में अच्छी तनख्वाह पर काम करता है, ऐसा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने तो दहेज भी नहीं मांगा है। इन्होंने सिर्फ घर का कुछ सामान मांगा है, वो भी हमारी बेटी के लिए ही मांगा है। हम लोग इधर उधर से कुछ ना कुछ करके दे देंगे, लेकिन ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उर्मिला, तुम क्या कहती हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही दहेज की वजह से रिश्ते ठुकराते रहेंगे? नेहा की शादी कब तक नहीं करेंगे? उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हम नेहा को कितने दिन ऐसे ही घर में बिठा कर रखेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। माँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अभी जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। शादी के बाद मैं शहर चला जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस कीजिए आप सब लोग। आप मेरी वजह से इतना परेशान मत होइए। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। उन लोग ने दहेज के नाम पे कितना कुछ मांग लिया और आप भी उन लोगों की हक में हाँ मिला रहे हैं। मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। उन्हें दहेज चाहिए, बहू नहीं। छोटी, तू चुप कर। तू कुछ नहीं जानती। हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अमित जमींदार से थोड़ा कर्ज उठा लेता है और नेहा की शादी हो जाती है और अमित पैसे कमाने शहर चला जाता है। नेहा, शादी के लिए जो छुट्टियां मैंने निकाली थी वो अब खत्म हो गई हैं। मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। हाँ। ये सुनकर नेहा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, आप चले जाएंगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? क्या आप मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते? नहीं नेहा, मैं तुम्हें अभी साथ लेकर नहीं जा सकता। वो क्या है ना, मैं नया नया नौकरी पर लगा हूँ, इसकी वजह से अभी मैं पूरी तरह से वहाँ सेटल नहीं हुआ हूँ। जैसे ही मैं वहाँ थोड़ा सेटल हो जाऊँगा, मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन अभी तुम मुझे थोड़ा समय दो।
मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझे। दूसरे दिन नेहा का पति वहाँ से शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की सास बोलती है, अरे बहू तीज आ रही है और हमारे खानदान में एक रिवाज है कि पहली तीज की मिठाई बहू की मायके से आती है, तो तुम अपने मायके में ये संदेश भिजवा दो। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि ज्यादा मिठाई भिजवाए, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 2-3 किलो मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। और मिठाई जरा अच्छी भिजवाए, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत का सवाल है, वरना लोग हमें कल ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू के मायके वालों ने कैसी मिठाई भिजवाई है। ठीक है माँ जी, मैं संदेश भिजवा दूंगी। एक दिन बाजार में नेहा को माँ मिलती है। कैसी हो बेटी? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ससुराल में सब कुछ ठीक है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं वैसे भी तुमसे मिलने आने वाली थी। बोलो बेटा, क्या बात है? दरअसल माँ, मेरी सास ने मुझसे कहा है कि उनके यहाँ ये रिवाज है, शादी की पहली सावन के पहले तीज पे बहू के मायके से मिठाई आती है, और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो मेरी सास ने मिठाई मंगाई। हाँ बेटा, ये रिवाज है, मैं जानती हूँ, मैं मिठाई भिजवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। माँ तुम समझी नहीं, दरअसल मैं इसीलिए चिंता में हूँ क्योंकि मेरी सास ने बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई मांगी है। वो क्या है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सारे रिश्तेदारों में मिठाई बांटनी है, और उनके बहुत रिश्तेदार हैं। माँ मुझे लगता है लगभग 100 किलो के आसपास मिठाई लगी। क्या बेटा, इतनी सारी मिठाई? बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तेरे यहाँ मिठाई पहुँच जाएगी। बेटा अब तू घर पर जा, बहुत समय हो गया, तेरी सास तेरी राह देख रही होगी। जी माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। नेहा की माँ घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से और पैसे ब्याज पर ले लेता हूँ। हमें कुछ भी करके नेहा के घर मिठाइयाँ भिजवानी ही होगी, नहीं तो वह हमारे बच्ची को बहुत भला बुरा कहेंगे। उसकी सास उसे इस बात के लिए ताने मारेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जमींदार हमें और पैसे ब्याज पे देगा क्या? क्योंकि हमने उनसे पहले भी कर्ज लिया है और वो अभी तक चुका नहीं है। अमित भी पता नहीं कहाँ रह गया, कितने दिन हो गए वो शहर से अभी तक नहीं लौटा है। पता नहीं, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी बेटी के घर मिठाइयां भेज कर ही रहूंगा। फिर नेहा के पिता जमींदार के पास जाकर पैसे मांगते हैं, तो जमींदार बोलता है, तुमने अपने बेटी की शादी के लिए पहले से ही कर्ज ले रखा है, वह कर्ज तो चुका नहीं पाए और फिर आ गए पैसे मांगने। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से, पहले मेरे पैसे लौटाओ, उसके बाद ही मांगने आना। जमींदार जी, अमित शहर गया है, अमित के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी अभी के लिए सहायता कर दीजिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या, बेशर्म कहीं के? मैंने कहा ना, पहले मेरा पुराना वाला कर्जा लौटा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अब निकलो यहाँ से। तभी अमित वहां पर आ जाता है और बोलता है, जमींदार मुंह संभाल कर बात कीजिए, ये लीजिए आपके सारे पैसे, वो भी ब्याज सहित। पिताजी, आपको इससे और पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहां से। अमित बेटा, तू कहाँ रह गया था? बेटा, हम कितने दिन से तेरी राह देख रहे हैं, चल जल्दी घर चल, तेरी माँ तुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अमित घर जाता है। अमित की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा नेहा के ससुराल वालों ने लगभग 100 किलो मिठाई मांगी है। आप चिंता मत कीजिए, 100 किलो क्या, मैं 200 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। आपकी कृपा से मेरा शहर में बहुत अच्छा व्यापार चालू हो गया है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है माँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब हमारे गरीबी वाले दिन नहीं रहे। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। अमित के माता पिता दोनों यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेहा के घर मिठाई भेज दी जाती है। इतनी सारी मिठाई देखकर नेहा की सास दंग रह जाती है और सोचती है, इतनी सारी मिठाई, बहू के घर वाले तो बहुत गरीब है, फिर इतनी सारी मिठाई के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? कुछ तो बात है। नेहा भी सोच में पड़ जाती है। पता नहीं पिताजी ने इतनी सारी मिठाई के लिए किस किस से कर्जा लिया होगा।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरी वजह से मेरे माँ बाप को और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन नेहा अपने मायके जाती है। ये घर हमारा है? इतना अच्छा? और ये कैसे हो गया माँ? आपने घर कब बनवा लिया? ये तेरे भैया का कमाल है छोटी। हाँ नेहा, अमित शहर में व्यापार कर रहा है, उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ये सब अमित ने ही किया है, और तुझे जो मिठाइयाँ भेजी थी वो भी अमित ने ही भेजी थी। माँ पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी कि पता नहीं पिताजी ने मिठाइयों के लिए पैसे कहाँ से लिए होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार आपके अच्छे दिन आ ही गए। ऐसा घर तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं है माँ। हाँ बेटी, भगवान की कृपा है। अरे सरला, तुम जानती हो तुम्हारे बहू के मायके वाले तो बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ, सुना है गांव में बहुत बड़ा घर बना है, और ऐसा घर जो पूरे गांव में किसी का नहीं है। सुना है तुम्हारी बहू का भाई बहुत अच्छा कमाता है और शहर से बहुत पैसा लेकर आया है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बहू से पूछ लो। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं सोचूं, इन भिखारी के पास इतनी सारी मिठाई के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे कुछ ना कुछ करके उनके पास से और पैसे निकलवाने होंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नेहा अपने मायके से ससुराल लौटने के बाद उसकी सास बोलती है, बहू, मेरे गहने नहीं मिल रहे। मेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी, मुझे क्या पता आपके गहने कहाँ हैं। आपके गहने तो आपके कमरे में ही होते हैं। झूठ मत बोल बहू, मुझे अच्छे से पता है तूने ही लिए हैं। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और भला मैं आपके गहने क्यों लूंगी? अच्छा, झूठी गई कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। मेरे गहने चुराकर तूने अपने घर वालों को दे दिए, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया है। तुझे शर्म नहीं आती? ससुराल से पैसे गहने चुराती है और अपने मायके वालों को दे देती है। वही तो मैं सोचूं, उन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ जी, आप ये क्या बोलते जा रही हैं? वो पैसे मेरे भैया शहर से लाए हैं। ये सब झूठ है। तूने मेरे ही गहने चुरा कर उन्हें दिए हैं। नेहा की सास नेहा की एक बात तक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे सास ससुर से बात करता हूँ। ये क्या है समधन जी? मेरी बेटी से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने उसे घर से निकाल दिया? चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हारी बेटी ने हमारे घर चोरी की है, मेरे गहने चुराए और आप ही को दिए हैं। और हिम्मत तो देखो, ऊपर से मुंह उठाकर चले आ कि मेरी बेटी ने क्या किया है। आप ये क्या कह रही है समधन जी? मेरी बेटी चोर नहीं है, हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और रही हमारी बात, तो सब जानते हैं कि यह पैसे मेरे बेटे ने कमाए हैं। वह मैं कुछ नहीं जानती। अगर अपनी बेटी की शादी बचाना चाहते हो तो मुझे मेरे गहने लौटा दो, नहीं तो मेरे गहने के पैसे मुझे दे दो, वरना अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं समधन जी, जबकि मेरी बेटी की कोई गलती भी नहीं है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको अपनी बेटी की शादी बचानी है तो आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर दूसरे ही दिन अमित नेहा को लेकर उसके ससुराल जाता है और उसकी सास को पैसे दे देता है। पैसे देखकर सास बहुत खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, इन लोगों को अच्छा मजा चखाया। ये तो कमाल ही हो गया, मैंने कितनी आसानी से इससे पैसे निकाल लिए। अब आगे आगे देखो, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी के नाम पर और क्या क्या निकलवाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद अमित पुलिस को लेकर वहाँ आता है। ये क्या है अमित, यहाँ पुलिस क्या कर रही है? आपके गहने चोरी हो गए थे ना? पुलिस इस बात का पता लगाने आई है। उन्होंने हमारे घर पर तो देख लिया, वहां उन्हें कोई गहने नहीं मिले, तो सोचा एक बार आपके घर की भी तलाशी हो जाए। वो गहने हमारे घर में नहीं है, वो तो तुम्हारी बहन ने ही चुराए थे और तुमने उसके पैसे भी दे दिए। फिर वो गहने यहाँ कैसे होंगे? वह तो पुलिस का काम है ना, अब वही पता लगाएगी कि वह के गहने कहाँ हैं। नेहा की सास बहुत मना करती है, लेकिन पुलिस तलाशी करती है और वह गहने नेहा की सास के कमरे में ही मिल जाते हैं। ये गहने यहाँ कैसे आए मुझे नहीं पता। क्यों झूठ बोल रही हो माँ जी? आप ही के पास थे,
आपने जानबूझकर मेरे घर वालों से पैसे निकलवाने के लिए ये सब नाटक रचा। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी होती और उसकी सास उसके साथ ये सब करती तो आपको कैसा लगता? मेरी बहन भी तो किसी की बेटी है, जरा उसके माँ बाप के बारे में भी सोचा होता आपने? जो जो मांगा हमने सब दिया, क्योंकि हम हमारी बेटी की खुशी चाहते थे। उसकी खुशियों के लिए हम सब करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप इस बात का फायदा उठा रही हो। बेटी की खुशियों के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, वो खुशी से रह सके, और आप जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं। उसकी सास का सर शर्म से झुक जाता है और वह बोलती है, नेहा बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर दी होती तो शायद मैं आज ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बेटी। आइंदा मैं तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुझे यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे एक मौका दे दे बेटी, मुझे माफ कर। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको सास नहीं, अपनी माँ समान ही मानती हूँ। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाद हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं इस खुशी के मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं इस मौके को एक उत्सव की तरह बनाना चाहता हूं। आसपास के सारे गांव में पता चल जाना चाहिए कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को यह बात पता चले। इसलिए मैंने एक बड़ी दावत रखी है, जिसमें मैंने आसपास के गांव के सभी बड़े और रईस लोगों को बुलाया है, और मैं नहीं चाहता कि उनके खातिरदारी में कोई कमी हो। तुम देखना, मैं ऐसी दावत दूंगा कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। अजय, आप जैसा ठीक समझे। वैसे आपने सभी लोगों को न्योता तो भेज दिया है ना? हाँ कंचन, तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी पड़ोस का एक आदमी आकर वहाँ बोलता है, अरे ओ राघव भैया, कहाँ हो? सब तैयारी हो गई है क्या? हाँ, सब कुछ तो हो गया है। थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम बाकी हैं, वो हो जाएंगे। अरे भाई, कोई छोटा मोटा काम हमारे लिए भी होगा तो बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, ये बताओ राघव भाई, तुमने हलवाई कौन सा बुक किया है? भाई इतनी बड़ी दावत है, हलवाई भी तो दमदार चाहिए ना। अरे हाँ, हलवाई के बिना दावत पूरी कैसे होगी? अपना बबलू है ना, हमारे गांव में ही तो एक है जो सबसे अच्छा खाना बनाता है, मैं उसी को कहा है। अरे राघव भाई, मेरी एक बात मानो, तो हमारे बगल का गांव है ना सीतापुर, वहाँ एक हरिचरण नाम का आदमी रहता है। मैंने सुना है वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में, मैंने उसके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। और अगर तुम इतनी बड़ी दावत रख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस आदमी को खाना बनाने का काम सौंपना चाहिए। वो तुम्हारी दावत में 4 चांद लगा देगा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? और तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? मैं बबलू को पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं बबलू को मना कर देता हूँ और एक बार जाके हरिचरण से मिल ही लेता हूँ। मैं कल ही सीतापुर के लिए निकल जाऊंगा। सूरज अपने पिता के साथ सीतापुर नाम के गांव में रहता था। सूरज की मां बचपन में ही गुजर गई थी। सूरज के पिता हलवाई का काम करते थे और इसी काम से उनका घर चलता था। सूरज के पिताजी का खाना बनाने में दूर दूर तक बहुत नाम था। लोग दूर दूर से आते और सूरज के पिता को अपने यहाँ खाना बनवाने के लिए ले जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उनके घर सेठ राघव आता है। अरे कोई घर पे है क्या? ये हरिचरण हलवाई का घर है क्या? ये सुनकर हरिचरण बाहर आता है और बोलता है, जी बोलिए, मैं ही हरिचरण हूँ। बोलिए, आपको क्या काम था? अरे भाई, मैं पड़ोस के गांव से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे गांव में तुम्हारा नाम की बहुत चर्चे होते हैं। तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हो। सेठ जी, आपने ठीक सुना है। लोग तो यही कहते हैं कि मेरे हाथ का खाना स्वादिष्ट होता है। दरअसल सेठ जी, मुझे जितना आता है मैं बना लेता हूँ और वही लोगों को पसंद आ जाता है। अरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक भी गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खाना बनाकर मुझे चखा दो। दरअसल मेरे घर में एक बहुत बड़ी दावत है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उस दावत में कोई कमी रहे।
अगर तुम मुझे थोड़ा सा चखा दोगे तो मैं भी पूरी तरह से निश्चित हो जाऊंगा। सेठ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अभी खाना बना है, आप भी बैठ जाइए। अपने हाथ का बना हुआ खाना हरिचरण सेठ जी को परोस देता है। सेठ जी खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह भाई हरिचरण, मजा आ गया। जादू है तुम्हारे हाथों में तो। ऐसा खाना तो मैं आज तक नहीं खाया। तुम्हारे खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है। दावत में अगर लोगों को ये खाना मिल जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अगले सोमवार को मेरे घर दावत में खाना बनाओगे। उसके लिए मैं तुम्हें जितने तुम पैसे मांगोगे उतने देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मना मत करना। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं उस दावत में और मैं चाहता हूं कि तुम ही उस दावत में खाना बनाओ। हाँ सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी दावत में खाना मैं ही बनाऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। सेठ जी अपने घर जाकर एक आदमी को बुलाकर कहते हैं, सुनो बबलू, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने दूसरे आदमी को रख लिया है, तो उस दिन तुम मत आना। साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं की है। हाँ, तुम भी अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन तुम तो जानते हो ये दावत मेरे लिए बहुत खास है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो मैंने वो पड़ोस के गांव के हरिचरण को ही बोला है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। और सुना क्या, मैं तो उससे मिलकर आ रहा हूं और उसके हाथ का खाना खाकर आ रहा हूं। बहुत ही स्वादिष्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने उसे दावत का खाना बनाने के लिए बुलाया। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। बबलू वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोमवार आ जाता है। हरिचरण सेठ जी के घर जाकर दावत वाला खाना बनाता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरे ही दिन वही सेठ हरिचरण के घर आता है और बोलता है, अरे ओ हरिचरण, कहाँ हो? बाहर आओ भाई। जी सेठ जी, बोलिए। खाना तो ठीक लगा था ना? आपके मेहमानों को कल की दावत का। ठीक? अरे ये पूछो कि कितना ठीक लगा। ये लो तुम्हारे पैसे। हरिचरण भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। जितने भी मेहमान आए थे सब तुम्हारे खाने की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। तुम्हारी वजह से आज मेरा भी नाम बड़ा हो गया। अगली बार मेरे घर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी समारोह रहेगा या फिर कोई दावत रहेगी तो मैं तुम्हें ही बुलाने आऊंगा। हाँ सेठ जी, आप जब चाहें आ सकते हैं। और वो सेठ वहां से इतना कहकर चला जाता है। इस हरिचरण की वजह से आज मेरे पेट पर लाठ पड़ी है। कितना अच्छा मौका था, इतनी बड़ी दावत थी, काफी पैसे भी मिलने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से सब चौपट हो गया। पहले तो उसकी अपने गांव में ही चलती थी, लेकिन अब तो आज पड़ोस के गांव में भी उसी के चर्चे होने लगे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसमें नुकसान मेरा ही होगा। मेरे गांव के लोग भी दावत के खाने के लिए उसे बुलाया करेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बबलू के घर पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे बबलू, सुनते हो? अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम मेरे घर शादी में खाना बना पाओगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। अच्छा, तो कितने पैसे लोगे? देखो भाई, सारा सामान तो तुम्हारा ही होगा, बस मेहनत के मुझे 5,000 रुपए दे देना। ये क्या कह रहे हो तुम? सारा सामान मेरा और ऊपर से तुम्हें 5,000 रुपए भी दूं? 5,000 रुपए? बाप रे, क्या तुम पूरे साल की कमाई मुझसे निकलवाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, 5,000 रुपए से कम नहीं हो पाएगा। पहले ही महंगाई कितनी बढ़ गई है। देखो भाई, अगर तुम 2,000 रुपए में कर दो तो ठीक है, वरना बगल के गांव वाला हरिचरण है ना, मैं उससे ही खाना बनवा लूंगा। वो कम पैसों में स्वादिष्ट खाना भी बनाता है। तुम लोग क्या हरिचरण हरिचरण कहते रहते हो? वो क्या क्या झोल कर रहा है ये तो मुझे ही पता है। वो किस घटिया किस्म का अनाज इस्तेमाल करता है ये मैं ही जानता हूँ। तुम लोग उसे अच्छे दर्जे का सामान तो दे देते हो, लेकिन वो अच्छे दर्जे का सामान बाजार में ऊंचे दामों में बेचता है और मिलावटी व सस्ते सामान से खाना बनाता है, और तुम लोग भी उसी की वाहवाही करते रहते हो। जाओ भाई, तुम उसी से ही खाना बनवा लो। मैं तो 5,000 रुपए में कम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसकी तरह धोखेबाज नहीं हूं।
मैं ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। जो सामान तुम देते हो पूरा इस्तेमाल करता हूँ, उसकी तरह नहीं, और ऐसे काले धंधे नहीं करता। ना ही वो सामान बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। मैं तो अपनी ईमानदारी की ही खाता हूँ। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो भाई? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसलिए तो वो बहुत कम दाम में भी हाँ कर देता है। और तुम लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हो और अपने मेहमानों को मिलावटी खाना खिलाते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई, मैं सोच कर बताता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद बबलू सोचता है। हरिचरण के खिलाफ इसे भड़का तो दिया है। इतना सब सुनने के बाद तो ये हरिचरण को खाना बनाने के लिए नहीं बोलेगा, मुझे ही बोलेगा, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस आग को और भड़काना होगा ताकि सारे लोग हरिचरण के खिलाफ हो जाएं और कोई उसे दावत में खाना बनाने के लिए ना बुलाए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बबलू सोचता है, कमाल है, वो भाई अभी तक नहीं आए। मैंने तो उन्हें हरिचरण के खिलाफ अच्छा खासा भड़काया था। उनको तो अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल ही उनके घर दावत है। एक काम करता हूं, मैं ही उनके घर जाकर देखता हूं। बबलू उस आदमी के घर जाकर बोलता है, अरे भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम आए ही नहीं, इसलिए मैं ही आ गया। वैसे तुमने सब सामान तो लाके रखा है ना? वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और कल ही दावत है तो आज रात से ही मुझे तैयारी करनी होगी। माफ करना बबलू, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि हरिचरण ही इस दावत में खाना बनाए। वैसे मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब हरिचरण के नाम के चर्चे ही इतने हैं कि उसके बिना तो गांव में किसी का समारोह पूरा ही नहीं होता। ये सुनकर बबलू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर जाके सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे इतना भड़काने के बाद भी उसने हरिचरण को ही चुना। मुझे तो लगा था अब वहां उसका नाम भी नहीं लेगा, लेकिन ये तो मामला उल्टा पड़ गया। मुझे इस हरिचरण का कुछ पक्का बंदोबस्त करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आने दो उसे इसी दावत में। बहुत शौक है ना खाना बनाने का। इसी दावत में उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई तो मेरा नाम भी बबलू नहीं। फिर दूसरे दिन हरिचरण उस आदमी के घर खाना बनाने के लिए आता है। बबलू मौका देखते ही अनाज को मिलावटी अनाज से बदल देता है और अच्छा वाला अनाज कहीं छुपा देता है। फिर सीधे उस आदमी के पास जाकर बोलता है, अरे ओ बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ। आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था ना? मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं माने। इसलिए मुझे लगा जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक आपको क्या किसी को भी भरोसा नहीं होगा। आज मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ, खुद देखिए कि वो हरिचरण किस तरह से खाना बनाता है। बबलू उन सेठ जी को हरिचरण के पास लेकर जाता है और बोलता है, देखिए सेठ जी, ये अनाज देखिए, इसमें आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये सब्जियां ही देखिए, ये भी तो सड़ी हुई हैं। ऐसी सब्जियां और ऐसा अनाज वो इस्तेमाल करता है, और आपका दिया हुआ अनाज इसने दूसरी ओर रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है आपका दिया हुआ सारा अनाज जो हरिचरण ने यहां लाकर छुपा कर रखा है। और ये सारा अनाज दावत हो जाने के बाद ये अपने साथ लेकर जाने वाला था और इसे किसी बनिया को बेच देने वाला था। ये क्या है हरिचरण? तुम ऐसी सड़ी गली सब्जियां और ऐसा खराब अनाज हमें खिला रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें इतना अच्छा अनाज और सब्जियां लाकर दी और तुमने यह सब किया। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। बबलू ने मुझे बहुत बहुत समझाया था कि मैं तुमसे खाना न बनवाऊं, लेकिन फिर भी मैंने बबलू की एक बात नहीं सुनी और तुम्हें अपने घर खाना बनाने के लिए लेकर आया, और तुम यह सब कर रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। और ये सामान मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। तुम इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है और अब पकड़े गए हो तो बहाने कर रहे हो। नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। ये सामान यहाँ कैसे आया
मुझे सच में नहीं पता। मैंने कभी ऐसा सामान इस्तेमाल नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। जरूर किसी ने ये जानबूझकर किया है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। मेरे मुंह पर ही झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उठो वहां से और निकल जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और बबलू, तुम बाकी का काम संभाल लो। हरिचरण का बहुत बड़ा अपमान होता है। निराश होकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसका बेटा सूरज बोलता है, क्या बात है पिताजी? हरिचरण कुछ नहीं बोलता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलिए ना, और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मुझे बताइए ना पिताजी। हरिचरण सारी बातें सूरज को बताता है। उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसके अगले ही दिन सुबह सूरज हरिचरण को उठाने आता है। पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं? उठिए, सुबह हो गई है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। आज आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उठिए ना पिताजी, कुछ बोलिए। सूरज अपने पिताजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिचरण कुछ भी नहीं बोलता। सूरज ये देखकर घबरा जाता है और भागकर अपने चाचा के पास जाता है। उसके घर चाचा आते हैं। अरे सूरज, अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे बेटा। ये क्या अनर्थ हो गया? हे भगवान, तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये सुनकर सूरज जोर जोर से रोने लगता है। हरिचरण के गुजरने के बाद अब सूरज बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसके चाचा उसे बोलते हैं, सूरज बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यहाँ रहेगा तो तुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आएगी। सूरज अपने चाचा की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चाची चाचा से बोलती है, अजी सुनते हो, कब तक हम आपके भाई के लड़के को ऐसे ही पालते रहेंगे? कुछ काम धंधा तो करता नहीं, और गांव भर में भी इनकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मुफ्त में घर बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आप इसका कुछ कीजिए। अरे मूर्ख कहीं की, तुम्हारी अक्ल क्या घुटनों में है क्या? अगर मैं उसे यहाँ लेकर आया हूं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह होगी ना। मैं उसे ऐसे ही यहाँ नहीं लेकर आया। उसमें हमारा ही फायदा है। फायदा? कौन सा फायदा? मुझे तो इसमें नुकसान ही नजर आ रहा है। हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, और क्या? तुम बस अपना काम करो। तुम्हें और सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे दिन चाचा सूरज से बोलता है, बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या ही कर लूँ। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सूरज बेटा, मैं किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और वापस देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। वो मुझे रोज परेशान करता है, मारने की धमकी देता है। इससे अच्छा तो मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। कुछ समझ नहीं आता पैसे कहाँ से लाऊं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, और मरने की बात तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहता। अब आप ही तो मेरे लिए मेरे पिताजी हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी मैं तो यहीं रह रहा हूं। आज के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन? आप मेरे घर को ही बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे उसे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए। आप उस घर को बेच ही दीजिए, और जितने भी पैसों की जरूरत है आप ले लीजिए। ठीक है बेटा,
अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल वो घर बेच देता हूं। वैसे बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं, मैं तो आत्महत्या करने की ही सोच रहा था। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। आज तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। चाची ये सारी बातें दूर से सुन रही होती हैं और सोचती है, अच्छा, तो इनके मन में यह सब चल रहा था। इन्होंने तो बहुत अच्छी चाल चली है। वैसे भी हम दोनों की तो कब से नजर थी उस घर पर। उस घर को लेकर तो बरसों से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिरकार वह घर हमें ही मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे चाची के तेवर बदलने लगते हैं। अरे सूरज, जरा तुम भी कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक यूं ही घर पर बैठे रहोगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए और अपना खुद का देख लेना चाहिए। कब तक अपने चाचा के भरोसे रहोगे? तुम्हारे चाचा बूढ़े हो चुके हैं, उनसे इतना काम नहीं हो पाएगा कि वह तुम्हें भी पाल सके और इस घर को चला सके। वह हर बात में सूरज को ताने देने लगती है। ये सब सुनकर सूरज गांव में काम ढूंढने चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद चाचा घर आते हैं और चाची से बोलते हैं, अरे भाग्यवान, सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया है, निकम्मा कहीं का। सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। क्या हमने उसे जिंदगी भर पालने का ठेका ले रखा है? आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाग्यवान, कैसे निकालूं? निकालना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन हमने ही तो उसका घर ले रखा है। निकालकर वह कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, उसे हमें क्या लेना देना। अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा है। वह शादी लायक या उम्र हो चुकी है उसकी। अपने आप ही काम कर खा सकता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस उसे घर से निकाल दीजिए। लेकिन भाग्यवान, मैं उसे घर से कैसे निकालूं? मैं उससे क्या कहूंगा? वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस इतना ही कीजिए जितना मैं कह रही हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह चाची बोलती है, सुनिए जी, मेरे गहने कहीं नहीं मिल रहे। तिजोरी पूरी तरह से खाली है, सारे गहने गायब हैं। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब किसने किया होगा? लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है, और चोरी हमारे घर के किसी सदस्य ने ही की है, क्योंकि वे गहने मैंने ऐसी जगह रखे थे जो सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को ही पता थे। तुम कहना क्या चाहती हो? सारे गहने मैंने चुराए हैं। मैंने कब कहा कि आप हम दोनों के अलावा भी इस घर में एक और सदस्य रहता है? मैं उसकी बात कर रही हूँ। चाची, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। चुप कर निकम्मे कहीं के। मैं तुम्हें एक दिन काम देखने के लिए क्या बाहर भेज दिया? तुमने तो मेरे गहने ही चुरा लिए और अब नाटक कर रहा है। सच सच बता, कहाँ रखे मेरे गहने? नहीं चाची, मैं सच में नहीं जानता। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। अजी देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर वह गहने मुझे इसके कमरे में मिले तो मुझे यह लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही सूरज के कमरे की तलाशी दी जाती है, वह गहने मिल जाते हैं। यह देखकर सूरज चौंक पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना, इसी सूरज ने सारे गहने चुराए थे। एहसान फरामोश कहीं का। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ कब से रह रहा है? चाचा की कमाई पर पल रहा है। ये नहीं कि उनको कुछ कमा कर दे दे, बल्कि उनके ही पैसों पर ऐश कर रहा है और उनके ही घर में चोरी करता है। तुझे शर्म नहीं आती? चाचा, आप तो मेरा भरोसा कीजिए। मुझे सच में नहीं पता कि ये गहने यहाँ कैसे आए। मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। इतना बनने की जरूरत नहीं है, सबूत सबके सामने है। तुमने ही चोरी की है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान कर लिए और तुम्हारी एहसान फरामोशी भी देख ली। मेरे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। अभी के अभी निकल जा यहाँ से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इसको हमें घर में लेना ही नहीं चाहिए था। क्या है बेशर्म कहीं का, निकल यहाँ से। सूरज वहां से चला जाता है। वो गांव से बाहर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। वह सोचता है, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। पहले तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, ऊपर से मुझे क्या क्या दिन दिख रहा है। ये कैसी दुनिया है? ये कैसे लोग हैं? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्हें क्या मिला?
और आज मेरे चाचा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद वह मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और बड़ी चालाकी से मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा। मेरे पिताजी क्या गुजरे, ये लोग भी इस बात का फायदा उठाने लगे। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। सूरज बहुत निराश होकर बैठा होता है। तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां आता है और सूरज से बोलता है, अरे बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ साहब, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अब भी लेकर आता हूँ। सूरज उन साहब को पानी दे देता है। फिर वह साहब सूरज से बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वह क्या है ना, मैं इसी रास्ते से शहर की ओर जा रहा था। अचानक से मेरी गाड़ी यहीं आकर बंद हो गई। मेरा ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है, बहुत देर से आया नहीं है और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हारी झोपड़ी देखी तो मैं यहीं आ गया। वैसे बेटा, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे भूख भी बहुत लगी है। पता नहीं मेरा ड्राइवर कब लौटेगा। इस जंगल में तो कुछ खाने के लिए मिलने भी नहीं वाला। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दरअसल आज मैंने समोसे बनाए थे, ये उसी की खुशबू है। सूरज उन्हें समोसे खाने के लिए दे देता है। समोसे खाने के बाद वह साहब बोलते हैं, वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। दरअसल मेरे खुद के बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन यह स्वाद मेरे किसी भी होटल में नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। सच में आज तो ये समोसे खाकर मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसके साथ रहते हो? फिर सूरज उन्हें सारी बातें बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो मानोगे? हाँ सेठ जी, बोलिए, क्या बात है? शायद ईश्वर ने आज मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। शायद इसीलिए तुम्हारी झोपड़ी के बगल में मेरी गाड़ी खराब हुई है। ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी, क्योंकि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे अच्छे स्वाद की, जो कि तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम दोनों का काम बन जाएगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। सूरज ये सुनकर बहुत खुश होता है और उन सेठ के साथ शहर में आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ सूरज को बुलाता है और बोलता है, सूरज बेटा, जब से तुम आए हो मेरा तो नसीब ही खुल गया है। इतना मुनाफा मुझे आज तक नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोग तुम्हारे हाथ से बने पकवानों के दीवाने होते जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। आज मैं तुम्हें मुनाफे के 40% का हिस्सेदार बनाता हूं। सूरज ये सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन अपने पिताजी को याद करते हुए कहता है, सच में पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप आज जिंदा होते तो बहुत खुश हो जाते, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं आज बहुत खुश हूं। इधर सूरज की चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके इलाज के चलते चाचा बर्बाद हो जाते हैं और एक दिन उसी गांव में सूरज बहुत बड़ी जगह खरीद लेता है। इसी खुशी में गांव में दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें सूरज जानबूझकर बबलू को खाना बनाने के लिए बुलाता है। जब बबलू खाना बना रहा होता है, तभी मौका देखकर सूरज वहां जाकर उसके साथ वही करता है जो बबलू ने सूरज के पिता हरिचरण के साथ किया था। और सूरज बबलू से कहता है, ये क्या है बबलू, तुम किस तरह से खाना बना रहे हो? इतना गंदा सामान। मैंने तो तुम्हें बहुत सारा सामान दिया था, वह भी ऊंचे दर्जे का दिया था। तो इतना घटिया सामान यहां तक कैसे आया? और मैंने जो तुम्हें सामान दिया था वह कहां पर है? इसका मतलब तुम इस घटिया अनाज का खाना बनाकर हमें खिलाने वाले थे। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे नहीं जानते? ऐसे कैसे नहीं जानते? याद करो, सालों पहले हरिचरण ने भी ऐसा ही किया था। अगर हरिचरण ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं साहब, हरिचरण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वह तो मैंने ही। आप कौन हो साहब? मैं उसी हरिचरण हलवाई का बेटा सूरज हूं।
बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना? सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था और तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो साहब, मैं सब सच सच बताता हूँ। बबलू सूरज को सारी बातें बताता है और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। फिर सूरज बोलता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। बबलू शर्म से गर्दन झुका देता है। इधर चाचा को भी पता चलता है कि सूरज अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। चाची चाचा से कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है सूरज इस गांव में आया है और वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। आप उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? वह हमारी कुछ तो मदद कर ही देगा। आखिर हम उसके चाचा चाची हैं। सुधा, किस मुंह से मैं सूरज के पास जाऊं? मुझे तो अपने आप को उसका चाचा कहते हुए शर्म आने लगी है। तुम भूल गई हमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। हमने उसका घर छीन लिया, यहाँ तक कि उसे जानबूझकर इस घर से भी निकाल दिया। और तुम चाहती हो कि मैं उससे मदद मांगूं। वह हमारी मदद क्यों करेगा, जबकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही नतीजा है। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है और आज देखो वह लड़का कहां से कहां पहुंच गया और हमारी हालत क्या हो गई। यह हमारे कर्मों की सजा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें सूरज सुन लेता है और अंदर जाकर अपने चाचा से बोलता है, बस चाचा जी, आपको और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सब सुन लिया है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। और चाची जी, ये आपने क्या हाल बना के रखा है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका शहर में इलाज कराता हूँ। ये बात सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब कर लें।